हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका क्लास 12th की भौतिक विज्ञान में। कल हमने इस चैप्टर के पहले भाग में पढ़ा था घर्षण वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉन आधुनिक इलेक्ट्रॉन क्वांटीकरण। इसमें हमने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इन सारी बातों का कल हमने अध्ययन किया। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण के बारे में। तो सबसे पहला गुण है कि आवेशों में लगने वाला बल। पहला है आवेशों में जो लगने वाले बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। हमने देखा था कि जब हम कांच की छड़ को पास में लाते थे, जो दोनों ऊनी वस्तुओं से रगड़ी हुई थी, तो आपस में दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलना चाहती थी। और एबोनाइट की छड़ के पास में लाते थे तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलती थी। और जब एबोनाइट और कांच की छड़ को पास में लाते थे तब दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगती थी, खींचने लगती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समान आवेश होंगे तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत आवेशों में इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब जाएगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। इसी में आवेशों के गुण में दूसरा पॉइंट लेते हैं, विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण को समझने के लिए हम एक छड़ लेते हैं, और इस छड़ को हमने पहले भी किसी विधि के द्वारा धनावेशित कर रखा है। और इसके बगल एक और छड़ लाते हैं जो उदासीन अवस्था में थी, जब हम इस उदासीन छड़ को एक धनावेशित छड़ के करीब लाते हैं तो क्या होता है कि इसके जितने माइनस चार्ज होते हैं वो धनावेशित छड़ की सिरे की ओर चले आते हैं, और जितने प्लस चार्ज होते हैं वो उसके विपरीत सिरे में पहुंच जाते हैं। जैसे कि माइनस चार्ज यहाँ पे आ गए और जितने भी प्लस चार्ज थे वो दूसरे छोर पे चले गए, और इसी घटना को हम वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ प्लस चार्ज, अगर इस छड़ को हमने जड़ावेशित कर रखा होता तो जितने भी प्लस चार्ज थे वो इस छोर पे आ जाते, और जितने भी माइनस चार्ज थे वो उस छोर पे चले जाते। कहने का तात्पर्य है विद्युत प्रेरण में अपने से विपरीत आवेशों को अपनी ओर ले आते हैं तथा अपने से सजातीय आवेशों को उस तरफ भेज देते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो है योग का गुण। तो तीसरा पॉइंट है आवेशों के योग का गुण। आवेश एक सदिश राशि है, इस वजह से इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूले के तौर पर जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक आवेश है हमारे पास Q और दूसरा है 2Q, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल सा 3Q हो जाएगा। ठीक है, अगला जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आप लोगों ने पिछली क्लास में 11th में ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम भी काम करता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण
में कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का एक नियत मान स्थिर रहता है। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण में भी आवेश का मान एक नियत रहता है, एक नियतांक रहता है, बदलता नहीं है, जितना मान होगा उतना ही रहेगा, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जनरल तौर पर समझें, यदि दो वस्तु, जैसे कि कल हमने एग्जाम्पल में लिया था कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने से पहले जितना आवेश बिल्ली की खाल में और एबोनाइट की छड़ में उपस्थित था, रगड़ने के पश्चात भी उतना ही आवेश दोनों में मिला करके उपस्थित था। मतलब जितना आवेश पहले था उतना आवेश बाद में उपस्थित था। आगे बढ़ते हैं और पांचवा पॉइंट लेते हैं, आवेश की मात्रा पर वेग प्रभाव। पांचवा जो पॉइंट है, आवेश की मात्रा पर वेग का प्रभाव। तो समझते हैं पहले कि द्रव्यमान पे कितना प्रभाव पड़ता है। कोई विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान माना m0 है, यदि, फिर दूसरा, यदि m द्रव्यमान का पिंड है, द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान mv मान लेता है। और इसे कहने का तात्पर्य है कि जब कोई पिंड विरामावस्था में था तो उसका द्रव्यमान m0 था, फिर वही पिंड जब गतिमान हो गया v वेग से तो उसका द्रव्यमान vm हो गया। मतलब द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन आता है जब वस्तु विरामावस्था में रहती है और उसके बाद वो वस्तु गतिमान हो जाती है, तो दोनों में कुछ अंतर अवश्य आ जाता है। इसके लिए फार्मूला बना हुआ है mv = m0 / √1 - v² / c²। देखिए इसमें जो mv है ये गतिमान द्रव्यमान का, गतिमान पिंड का वेग है, गतिमान पिंड का द्रव्यमान है, और m0 है जो विरामावस्था में पिंड है उसका द्रव्यमान, और जो v है वो वेग है, तथा जो c है वो प्रकाश की चाल है। तो इसी अध्याय में अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इससे आपके इसी चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जो इसकी सहायता से सॉल्व किए जाएंगे, और ये बोर्ड परीक्षा को देखते हुए भी बहुत ही एक मुख्य बिंदु है, तो इसको अच्छे से आप पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले जो डिफिनेशन होती है, जो लिखा होता है, इसका नियम होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमापाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमापाती होता है। तो सबसे पहले इसमें बात लिखी गई है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, और ये Q1 है और तथा ये दूसरे वाला Q2 है। यहाँ पे बिंदु आवेश आया है, तो बिंदु का मतलब आप समझिए, बिंदु का मतलब ये होता है कि उस दूरी के सापेक्ष ये दोनों छोटे होने चाहिए, बिंदु ही लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहें तो एक यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे रख लिया, तो इन दोनों की जो दूरी है उसके सापेक्ष ये बिंदु नहीं लग रहे हैं। इनकी दूरी लंबी होनी चाहिए जो इनके साइज के अनुसार बिंदु आवेश ही लगेंगे। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, काफ़ी बड़ी है, सूर्य है वो उससे भी बड़ा है, लेकिन अगर इन दोनों की दूरी के सापेक्ष देखें तो ये दोनों जो सूर्य और पृथ्वी हैं ये बिंदु आवेश ही माने जाएंगे। उसी प्रकार से इन दोनों आवेश दूरी के समक्ष बहुत छोटे होने चाहिए। सबसे पहली बात ये एक बिंदु हो गया, एक ये दूसरा बिंदु हो गया। अब कहा जाता है कि लिखा है नियम में कि इन दोनों बिंदुओं के बीच के
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसी वजह से दोनों चीजें शामिल की गई हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो लगने वाला जो बल है F है और ये अनुक्रमानुपाती होगा Q1 तथा Q2 के। और आगे बताया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू 1/, माना कि इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमने लिख लिया व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर इन दोनों को आपस में मिला दें तो निकल के आता है 1/f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपन R। ठीक है, अब इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो हम के यहाँ पे नियतांक ले लेते हैं। नियतांक को लेंगे तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान हट जाएगा और आ जाएगा 1/k Q1 Q2 अपन R²। यदि k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो, तो k का अब यहाँ पे ये k का मान निर्धारित होता है। तो इस जगह पे एक चीज़ आई है एप्सिलॉन 0, इसको समझ लेते हैं। तो एप्सिलॉन 0 जो होती है वो निर्वात तथा वायु की विद्युत शीलता है। जो एप्सिलॉन 0 होती है वो निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता मानी जाती है। अब जैसे कि पता है कि ये एक बिंदु आवेश किसी न किसी माध्यम में उपस्थित होंगे, या तो निर्वात होगा या वायु होगा या अन्य कोई माध्यम होगा। तो जो माध्यम इन दोनों आवेशों के मध्य में उपस्थित है वो माध्यम इनके द्वारा निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को अपने भीतर से किस प्रकार से निकालता है, आज उनके मार्ग में या कोई अवरोध उत्पन्न करता है या आसानी से गुजरने देता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए वैद्युतशीलता का कहा जाता है और इसी वजह से इसको एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब इस मान को इसमें रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R²। और हम जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो उसके पीछे न्यूटन लगा देते हैं। अब हम यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना चाहते हैं, उससे पहले इन सारी बातों की, इन मात्रकों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमें बल का मात्रक पता है न्यूटन। अब क्यों आवेश है और इस वजह से आवेश का मात्रक कूलाम होता है तथा r जो है वो दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है। बाकी 4 पाई अचर है तो इसके मात्रक की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले जाते हैं और f को यहाँ पे ले आते हैं। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई f Q1 Q2 अपन R²। तो जो मात्रक निकलता है यहाँ से, इसका मात्रक कूलाम हो गया, तो कूलाम स्क्वायर बटे F का मात्रक हो गया न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो आवेश हैं, इस वजह से स्क्वायर हो गया है और R पे स्क्वायर लगा था, इस वजह से मीटर स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन 0 का एक नियत मान होता है, वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 और मात्रक यही रहता है कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ से पता चला कि जो मान है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो केवल वहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मान नहीं रखेंगे,
वहाँ पे तो हमें चाहिए होगा 1/4πε0 का पूरा मान। तो यहाँ से चलिए ε0 का पूरा मान निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 इक्वल टू 1 को 1 ही रहने देते हैं, 4 को 4 लिख देते हैं। पाई का मान हमें पता होता है कि 3.14 और ε0 का मान पता है 8.854 10⁻⁻12। जब हम इस पूरे मान को और मात्रक लिख लेते हैं, ये ε0 नीचे आ गया, इस वजह से इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे मान को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मान निकल के आता है हमारा इक्वल टू 9/10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो यहाँ से कूलम का नियम समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कूलम का नियम अच्छे से समझ में आएगा और ये बोर्ड परीक्षा को देखते हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु माना जाता है। तो इसकी तैयारी अच्छे से ज़रूर करें और यदि फिर भी कोई आपके डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो इस पर हम एक और नई वीडियो आपको दे सकें। धन्यवाद।